देखो ध्यान से देखते जाना है शुरू से। फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आया क्यों था, इसका लॉजिक क्या है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट होना, मूवमेंट का मतलब स्पीड बताता है। और केमिकल का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन में, यानी कि जो भी रिएक्शन होगी उसकी स्पीड क्या होगी उसको बताने के लिए ये चैप्टर आया था। यानी ओवरऑल चैप्टर किसके बारे में बताता है आपको, स्पीड को। स्पीड को हम यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो स्पीड है, थर्मोडायनेमिक्स इससे पहले आया था। तो थर्मोडायनेमिक्स है जो, वो ये तो बताता था कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, लेकिन उसने ये नहीं बता पाया कि किस स्पीड से होगी। तो उसको बताने के लिए एक स्पेशल ब्रांच आई थी, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो इसका डेफिनेशन है, ये तीन चीजों को मेन बताता है। पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा ये बताता है आपका मैकेनिज्म, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। तो ये तीन चीज की इंफॉर्मेशन देता है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, पहली चीज। दूसरी चीज है, देखो जो रिएक्शंस होती हैं वो तीन टाइप की होती है। पहली वेरी फास्ट, दूसरी वेरी स्लो, और तीसरी मॉडरेट। वेरी फास्ट का मतलब हुआ कि वो रिएक्शन जो बहुत कम टाइम में हो रही है, विद इन सेकेंड होती है, जैसे 10 की पावर -14 से 10 की पावर -8 सेकेंड तक हो सकती है, यानी बहुत क्विक हो रही है, तो उसका हम रेट नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स में फास्ट रिएक्शन को हम नहीं पढ़ते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो आपने देखा होगा, यानी इसमें कई साल लग जाते हैं, कई महीने, कई साल, कई दिन, तो इसीलिए इसकी स्टडी भी हम नहीं करते। यानी जो रिएक्शन बहुत स्लो होती है, यानी टेक्स मंथ्स, ईयर्स, तो इसको भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ते। थर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब मीडियम होता है, न फास्ट न स्लो, यानी नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, ना तो ये फास्ट होती है ना बहुत स्लो होती है, मीडियम वाली रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ पे इसी टाइप की रिएक्शन की स्टडी करते हैं। अब इसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसे कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन ये आता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू आउट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है? जब आप रिएक्शन करते जाओगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू आउट सेम रहेगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्शन होती है हमें पता है कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जो अमाउंट हमने लिया रिएक्टेंट, सपोज मैंने 50 ग्राम स्टार्टिंग में लिया, तो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, फिर ये 40 ग्राम हुआ। तो जैसे इसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट चेंज होता जाएगा, कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, आगे बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद इसका जो यूनिट होती है दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद है, इसके टाइप्स आते हैं, दो टाइप्स हैं। पहला है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस यानी कोई चीज ऐसी है जो डिसअपियर होती जा रही है, और सेकंड है इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब बनती जा रही है, और डिसअपियर का मतलब गायब होती जा रही है। तो अपीयरेंस होता है, तो अपीयरेंस, डिसअपियरेंस मतलब डिक्रीज होती जा रही है, तो हम बोलेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जब भी कोई रिएक्टेंट लोगे आप और ये प्रोडक्ट बनेगा, तो अमाउंट किसकी डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट की, और किसकी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की। तो जब भी हम लिखेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट की, पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसको हम माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि डिक्रीज हो रहा है, ये इंडिकेशन है केवल।
और इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा ये रेट ऑफ अपीयरेंस मींस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको हम प्लस साइन से दिखाएंगे। अगर कोई भी आप रिएक्शन लिखते हो 2A + B गिव्स 3C, तो यहाँ पे आपको देख के लग जाएगा इसके आगे 2 लिखा है, इसका मतलब इसकी स्पीड 2 टाइम्स है। ये 1 है तो इसकी स्पीड 1 टाइम्स है, ये 3 है तो इसकी स्पीड 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स स्पीड से फॉर्म्ड हो रहा है। ये 2 टाइम स्पीड से डिकम्पोज हो रहा है, ये 1 टाइम स्पीड से डिकम्पोज हो रहा है। तो अगर हमें तीनों को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2, इसको अपॉन में ले जाना है, तब ये 1 के हिसाब से आ गया। और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A/T टाइम टेकन। ऐसे अब इसको माइनस साइन से दिखाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट है। सेकंड देखो, सेकंड B है, B के आगे 1 लिखा है तो ये भी माइनस साइन हो जाएगा। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ B/dt इज इक्वल टू ये 1/3, क्योंकि इसकी स्पीड 3 टाइम्स है और मैं कितना करना चाह रहा हूँ इससे, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर यानी 1 टाइम्स, तो इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। फिर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C/dt, तो यहाँ से आपको तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में कोई भी एक वैल्यू गिवन होगी इन चारों में से और कोई भी पूछ सकता है आपको, तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको पूछा जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो ये वैल्यू निकालनी है, पूरी मत निकालनी, ये 2 दूसरी जगह मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो तो ये, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बोला तो ये निकालना है, 1/3 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। फिर दूसरा जो टाइप आता है इसका, वो आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, और सेकंड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो क्विक होती, तुरंत। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो और एकदम से कोई पूछेगा कि आपकी स्पीड इस समय कितनी है, तो आपने जैसे ही बाइक में देखा कि 50 km/h, तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया। और एवरेज का मतलब क्या हुआ, जब आप एक जगह पे हो और आप दूसरी जगह पे पहुंच रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, यानी टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये आपका हो गया एवरेज। एवरेज का मतलब हुआ कि टोटल कंसंट्रेशन के बेस पे करेंगे, यानी इसमें टाइम इंटरवल होगा, ध्यान रखना, इसमें टाइम इंटरवल दिया होगा आपको। और इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल नहीं दिया होता, यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना चेंज कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एन एनी पर्टिकुलर टाइम या एन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज हो रहा है, वो इंस्टेंटेनियस हो गया। और अगर हमने टाइम इंटरवल कह दिया कि इतने से इतने टाइम के बीच में बताना है, तो वो एवरेज बन गया। और एक पर्टिकुलर टाइम में बोला हमने कि ठीक 10 बजे आपका स्पीड कितना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कहेंगे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इसको ग्राफ से कैसे शो करते हैं, देखो ग्राफ से, जैसे मैंने रिएक्टेंट का बनाना है, तो रिएक्टेंट में आपको पता है कि क्वांटिटी सबसे पहले ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट ही होगा, तो ये ग्राफ यहाँ से आएगा, देखो ये कंसंट्रेशन है, तो रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होगी ये, और धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, इस तरीके से आपको। अब इसमें एवरेज के लिए क्या करना है, टाइम इंटरवल करना है, तो एक इंटरवल ये कर लो R1, तो इसके रिस्पेक्ट में T1 होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इसे कोऑर्डिनेशन में, और ये R2 है तो इसका रिस्पेक्ट T2 हो जाएगा। तो साइन माइनस का होता है R1 माइनस R2 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे इसमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए मैं क्या करूंगा कि जो भी आपके पास ये लाइन है, जैसे लाइन है आपके पास, तो इसके एक पर्टिकुलर लाइन, एक पॉइंट खींचो कहीं पे भी। अब इस पॉइंट में तो मैं निकाल नहीं सकता, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तरीका देखा, उन्होंने कहा कि जो भी आप जिस पॉइंट के लिए निकालो, आप चाहे यहाँ के लिए निकालो, तो आप इसके लिए क्या करोगे, एक टेंजेंट लाइन खींचोगे, इसके लिए एक टेंजेंट लाइन जो इसको टच करती हुई जाएगी ऐसे। अब एक
एक्स एक्सिस में कट होगी, एक वाई एक्सिस में कट होगी। तो सपोज इसे ओ मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है, ओ ए क्यों है, ये कंसंट्रेशन है, और ये क्या है आपके पास, टाइम। तो इस तरीके से आपको रिएक्टेंट का निकालना है। अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में 0 होगा, अब इस तरीके से बढ़ेगा, धीरे 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 प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी अपीयर हो रहा है, और रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रोडक्ट 0 से बढ़ेगा ऐसे करके। तो प्रोडक्ट का समझ जाना है, 0 से बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कम होता जाएगा। अब सेम है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये टाइम, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा 1 2, कोई टाइम इंटरवल करना पड़ेगा। इसके लिए P1 तो ये T1, इसके लिए P2 तो ये T2। अब सेम कॉन्सेप्ट होगा, एवरेज के लिए क्या होगा, देखो R एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। एवरेज का इंस्टेंटेनियस के लिए आपको किसी भी एक पॉइंट का पूछा है, उसके टेंजेंट लाइन खींचनी है। अब चाहे आप बड़ी खींचो चाहे आप छोटी खींचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक एक्स एक्सेस में और एक वाई एक्सेस में लाइन खींचनी है आपने। फिर इसे ओ मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ठीक है, अब क्या होगा, अब इंस्टेंटेनियस के लिए ओ ए कंसंट्रेशन कहाँ पे है, कंसंट्रेशन ये ओ ए वाली कंसंट्रेशन है, अपॉन ओ बी। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट प्लस में होगा और रिएक्टेंट माइनस में होगा। तो इस तरीके से ये आपका पहला पोर्शन जो हमने लेक्चर 1 किया था वो खत्म हो गया। 3 टाइम्स जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, यानी रिपीटिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी चीज को याद करना है तो रिपीट नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं आएंगी चीजें। अब सेकेंड चीज है, देखो जो हमने सेकेंड लेक्चर किया था वो किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, फैक्टर्स। देखो अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। पहला है नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, तो रिएक्टेंट के लिए हमने कहा था आपको क्या देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, यानी कि उतना मॉलिक्यूल को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ए बी है और सी डी है, तो पहले क्या होगा, ये टूटेगा फिर ये टूटेगा। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या होता है, पहले हाइड्रोजन टूटता है, ऑक्सीजन टूटता है, तभी तो रिएक्शन करेंगे। तो जब इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिएक्टेंट के बीच का ज्यादा हो गया तो रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह नेचर ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट। तो उसमें हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कंसंट्रेशन। अभी मैंने कहा था आपको कि कंसंट्रेशन जैसे हम बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, जो कॉलिजन थ्योरी में आपको बताया था। कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, जितना कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, जितना कोलिजन ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने चाहिए, और कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कब ज्यादा होंगे, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ज्यादा, तो जब अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसमें। थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी सेम है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। रीजन क्या है कि नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना आप क्या करोगे, टेम्परेचर ज्यादा दोगे, कोलाइडिंग पार्टिकल्स जो होंगे, रिएक्टेंट जो होंगे, इसकी नंबर बढ़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की, तो कोलिजन ज्यादा होगा, और कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट है जो ये, वो कोलिजन थ्योरी पे डिपेंड है। इसके बाद फोर्थ था आपके पास प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे हमने लास्ट में इसमें बताया भी कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। कैटलिस्ट जितना ज्यादा होगा, ये कैटलिस्ट आपने यूज किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इन जनरल
वे में आपके पास से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हमने क्या बताया था कि डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी उसे कम कर देगा। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सपोज आपको अभी क्वालिफाइंग के लिए 40% चाहिए, कोविड की वजह से बोला गया कि चलो 40% नहीं आ सकते हैं, आप 20% ले आओ। तो 20% में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे मतलब उनकी स्पीड यानी जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो कम हो गई। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जो हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया था। इसके बाद आता है आपके पास फिफ्थ इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो केमिकल रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो जहां पे भी वर्ड आएगा मींस लाइट हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे दिन में धूप सबसे ज्यादा पड़ती है तो उसमें इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है लाइट की। इंटेंसिटी का जनरल है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। एक सेकेंड में फोटोन कितने ज्यादा पड़ रहे हैं, तो जितने ज्यादा फोटोन्स पड़ेंगे उतना क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका फिफ्थ पोर्शन था लाइट का। तो लाइट में इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन गिर रहे हैं। और ध्यान रखना एक फोटोन एक रिएक्शन को करता है, एक रिएक्शन को। तो 10 फोटोन होंगे तो 10 रिएक्शन को कैरी करेंगे, 20 होंगे तो 20 को करेंगे। तो जितने फोटोन्स बढ़ते जाएंगे पर सेकेंड उतना क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद 6 पॉइंट आता है इसमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे कोई रिएक्शन आप इस वेसल में करा रहे हो हीटिंग करके, एक है इस वेसल में करा रहे हो आप हीटिंग करके, एक इस वेसल में करा रहे हो आप हीटिंग करके। अब ये है 1, 2 और 3, और तीनों में आपने सेम सॉल्यूशन रखा है 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। तो सबसे जल्दी रिएक्शन किस में हो जाएगी, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें इस सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके पास सबसे कम होगा, गिलास है देखो ये, तो इस गिलास में नीचे नीचे गर्म होगा, ऊपर ठंडा लगेगा आपको, बिल्कुल बहुत टाइम लगेगा इससे ऊपर तक जाने में। तो ये सबसे लास्ट में होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग भी आपका फिनिश हो गया। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 1 या 2 आवर्स में आप क्या करोगे, इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दोगे आप लोग। और 2-3 टाइम्स अगर आपने इसे रिवाइज कर दिया तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो अब देखो इसके बाद है आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ध्यान से देखते चले जाओ, जो नहीं आता उसमें रिपीट कह दो तो मैं उससे रिपीट रुक जाऊंगा। इसमें हम कई बार रिवीजन करेंगे, जब तक आपको अच्छी तरह से याद ना हो जाए तब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जैसे मैंने कोई भी रिएक्शन लिखी है तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास, इसको एक्टिव मास भी कहते हैं। एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इससे मतलब नहीं हमारा प्रोडक्ट से, किससे मतलब है हमारा, रिएक्टेंट से। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास, ध्यान रखना इसे एक्टिव मास भी कहते हैं और मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज हो गई, ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके आगे 1 है तो 1 हो जाएगा। अगर मैंने कोई दूसरी रिएक्शन लिख दी और मैंने कहा इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दो, तो हमें रिएक्टेंट को देखना है बस, प्रोडक्ट को नहीं देखना है। ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ईच रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे देखो इसके आगे 2 लिखा है तो इसका पावर 2 हो जाएगी, इसके आगे 3 लिखा है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन।
अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k, और यहाँ पे होगा a की पावर 2 b की पावर 3, और ये k क्या है यहाँ पे, k इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट या इसे एक और वर्ड कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो स्टेटमेंट यहीं से बना दो, याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको रिएक्शन देगी, जैसे मैंने कहा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो हमें केवल रिएक्टेंट को देखना है बस। हमने कहना है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेज टू द पावर ऑफ, पावर इसका आगे 1 है तो ये 1, ये 2 मत लिख देना गलती से, इसके आगे वाले पॉइंट को लिखना है। इसमें 3 लिखा है तो 3 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है की N2 एंड H2, तो ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। ये कहता है कि जितने इसकी कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ऐसा जरूरी होता नहीं है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया लगभग। अब इसके बाद आता है रेट कांस्टेंट, किसे कहते हैं, रेट कांस्टेंट यानी के। तो रेट कांस्टेंट जो होता है के, उसे क्या कहेंगे कि जब हमने कंसंट्रेशन को क्या कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 मान लो, जैसे अभी मैंने कहा A गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर मैंने A को 1 मान लिया तो R इज इक्वल टू K हो जाएगा, अगर A इज इक्वल टू 1 हो गया तो इसमें फिक्स रह गया कि कंसंट्रेशन 1 ही होनी चाहिए, यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट क्या, रेट ऑफ रिएक्शन है, तभी हम जब आरएनएस करते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कह देते हैं। ध्यान रखना, वहां पे हम दोनों को सेम कहते हैं। तो ये यहीं से लिया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, यानी वहां पे हमने कंसंट्रेशन को 1 माना हुआ है, ये फिक्स है। इसीलिए जो आरएनएस है और कोलिजन थ्योरी में मैंने जो आपको लास्ट में बताया था, उसमें जहां पे मैंने आर आर लिखा था वहां पे कई बार बुक में के भी लिखा होता है, और जहां पे के लिखा हुआ कई बार बुक में आर आर होगा, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेम है। आरएनएस जो कॉन्सेप्ट लास्ट में था, कोलिजन था, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको के वाला फॉर्मूला दिया है और रेट पूछा है तो यही रेट है, और अगर रेट दिया हुआ है, मैंने रेट इज इक्वल टू लिखा था और के पूछा है तो वही के है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों सेम है वहां पे। तो रेट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, और इसकी यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है फिर, पहला डिफाइन है, दूसरा कंसंट्रेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन के नहीं करता, क्योंकि इसके लिए फिक्स है 1, तो ये डिपेंड ही नहीं करेगा। जब भी रेट कांस्टेंट आएगा तो आप समझ जाओगे कि कंसंट्रेशन वहां पे 1 है, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू दी हुई है। टेम्परेचर है तो यहाँ पे दोनों का सेम केस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों बढ़ जाते हैं। और चौथा है यूनिट, मोल, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिक्स है मोल पर लीटर पर सेकेंड, जबकि इसकी यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ये 4 है, याद करने किसी भी हालत में। जब आप याद करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चाहे आप इस चैप्टर को 3 बार रिवाइज कर दो, आप बोलो कि चैप्टर नहीं आया, तो रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। देखो रिवीजन में मैंने आपको कहा 1 और 2 आवर्स मैक्सिमम लगेंगे एक चैप्टर के लिए, तो सोचो अगर ये 16 चैप्टर है तो 16 आवर्स में फिनिश हो जाएगा या 32 आवर्स में फिनिश हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस होना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है, तो पेशेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आप घूमते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। अब आगे आता है इसमें रेट लॉ। अब रेट लॉ किस पे डिपेंड करेगा, एक्सपेरिमेंटल है। जैसे एक टीचर ने पढ़ाया, हमने पढ़ाया और पढ़ा के हमने बोल दिया ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कईयों को आया कईयों को नहीं आया। हो सकता है किसी को 10% आया, 20% आया, हो सकता है किसी को 50% आया, या किसी को 100% भी आया, किसी को 200 भी आ सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो रेट लॉ ने कहा कि हम एक्सपेरिमेंटल को मानते हैं, ये नहीं है कि आपने कह दिया पढ़ा के चले गए, आपको सोचा सबको आ गया, तो ये गलत फहमी है। हो सकता है कि किसी को कम आया, हो सकता है किसी को बहुत कम आया, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। यानी कि अगर मैंने ये लिखा हुआ है 3B गिव्स प्रोडक्ट,
तो इसमें बी और ए की पूरी कंसंट्रेशन नहीं होगी, हो सकता है ये 50% ही पार्टिसिपेट कर रहा हो सकता है ये 0% कर रहा हो, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल के बेस पे है और यही सही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिस पे एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, और वो कैसे पता चलेगा हमें, एक्सपेरिमेंटली, वो हम देख के नहीं बता सकते। किसी भी रिएक्शन को मैं ये देख के नहीं बता सकता कि इसमें कितने % बी पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने % ए पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंटली होता है जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, अदरवाइज कोई भी इसे पहचान नहीं सकता है, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया। तो अब जैसे मैंने ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो तो कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये तो कह रहा है कि पूरा ए का ये 100% रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा है, देखो ये, और बी पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो रेट लॉ ने इसे थोड़ा सा चेंज किया। उसने कहा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं। अब अल्फा हो सकता है 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, और ऐसी बी की जगह पे बीटा मान लिया। तो ये सही है, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, ध्यान रखना आप। अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जबकि ए और बी की वैल्यू फिक्स है, ए की वैल्यू ये फिक्स है और बी की वैल्यू फिक्स है, जबकि एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है तब आपको यही सही मानना है, तो इसका मतलब वो 100% कर रहा है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, किसी बच्चे की कोई कंप्लेंट नहीं आती है तो इसका मतलब वो सब सही चल रहा है, और जिसकी कंप्लेंट ज्यादा आती है कि नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटल आ गया, एक्सपेरिमेंटल में हो गया। और जिसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, इसका मतलब वो 100% दे रहा है, उसकी कोई गलती नहीं आ रही है, सब चीज डिसिप्लिन में, पढ़ाई से लेके। तो जब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो ये माना जाता है कि 100% कर रहा है, और अगर इसमें दिया हुआ है इसका मतलब 100% नहीं कर रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रेट लॉ के बाद आता है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कह रहे हैं कि बेस है पूरे चैप्टर का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है पावर, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कहाँ पे दिया होगा, रेट लॉ में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में दिया होता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे रेट लॉ दे दिया किसी का के ए की पावर 1 और बी की पावर हाफ, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों का सम, यानी 1 + हाफ इज इक्वल टू 1.5। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जो भी रेट लॉ दिया होगा, ये रेट लॉ लिखा होता है, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसमें 2a + b गिव्स c, तो इसको नहीं मानेंगे आप, इसको तब मानेंगे जब ये नहीं दिया होगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट, इसका मतलब ये रेट लॉ आपको दिया हुआ है और यही मेन है, तो आप इसके बेस पे कैलकुलेट करोगे, इसको नहीं देखोगे। इसको देख के तो आपको लग रहा है 2 + 1 3 ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये इसके बेस पे डिसाइड होता है कि ये 1.5 आया, जबकि आपको इसमें से दिख के लग रहा है 3। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कई टाइप्स होते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन एंड नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 का मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ए की पावर 0 हो गई, और ए की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है जो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे आपने देखा होगा कई स्टूडेंट, आप कहोगे, या कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कितना कहेंगे तो कहते नहीं है, मतलब करते नहीं है, तो वो क्या हो गया, 0 ऑर्डर, यानी कि आपने कंसंट्रेशन क्या कर दी, इसकी कितनी भी कर दो कम और कितनी भी ज्यादा कर दो, लेकिन उससे उसकी रेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि वो तो फॉर्मूले में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, यानी इसकी पावर 1 हो गई। अभी कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको डिफाइन करता है, पावर को, ठीक है। तो अगर पावर 1 है
तो इसका मतलब हुआ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, एक पे, इसकी पावर 1 हो गई। ऐसी सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जब 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, यानी इसकी पावर 2 हो गई, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो सकता है 1/2, 2/3, कुछ भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में आएगा तो वो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। और जब जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव माना जाएगा, यानी कि नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सब चीज कॉमन है, सब में पावर देखना आपने। 0 पावर यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1 पावर यानी 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 पावर मींस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 पावर मींस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। प्लस भी हो सकता है, 2-3 अलग अलग भी हो। फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फिनिश हो गया आपका, ठीक है। अब आता है मॉलिक्यूलरिटी, जो हम हर बार कह रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी मींस नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और कोलाइड करने के बाद क्या बना रहे हैं, मेन प्रोडक्ट। क्योंकि हमने कहा था केमिकल काइनेटिक्स ये मानता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जब टकराएंगे तभी जाके रिएक्शन होगी और तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो रिएक्टिंग कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने कहा 2A गिव्स प्रोडक्ट, तो आपको दिख गया कि इसमें तो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। तो अगर 1 होती है ना, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। 2 करेंगे तो उसे कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर, 3 करेंगे तो ट्राईमॉलिक्यूलर। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है? मॉलिक्यूलरी मैक्सिमम 3 होती है बस, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, क्यों? ठीक है, तो उसका आंसर किसी को पता है, बताओ जरा। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, मैक्सिमम 3 होती है। हाँ, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं कर सकते। हाँ, वेरी गुड। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ, क्योंकि ए है, ये बी है और सी है, तो एक टाइम में जब ये तीनों के तीनों आपस में कोलाइड करेंगे तो उस कंडीशन बहुत रेयर होती है, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए 3 मैक्सिमम होती है। अब 4 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 4 के 4 मॉलिक्यूल एक टाइम में एक साथ कोलाइड होंगे, तो वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 4 या 5 नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 भी रेयर होती है कि 3 मॉलिक्यूल एक टाइम में एक साथ कोलाइड करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब रेयरली पॉसिबल, और 3 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 या 3 होती है, तो 1, 2 कॉमन है, 3 नहीं हो सकती है। तो इसका आपको बता दिया है लॉजिक। अब इसके बाद आता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। देखो 2 मिनट बचे हैं, आपको फिर से रिज्वाइन करना है। डिफरेंस में पहली चीज तो डिफाइन है, डिफाइन मैंने दोनों की आपको बता दी थी। दूसरा देखो कॉन्सेप्ट, जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो कैलकुलेटेड होता है, आपने कैलकुलेशन करके देख लिया 2 + 1 कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे हम यहाँ पे कहते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी के बेस पे कितना आया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, जबकि ये थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड है। तीसरी चीज आती है वैल्यू। मॉलिक्यूलरिटी 1, 2, 3 होती है, यानी होल नंबर में होती है बस। ये किसी में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी हमने निकाला था टाइप्स में, ये कैसे भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आप ये तो नहीं बोलोगे कि आधा मोल टकरा रहा है दूसरे से, या आधा आदमी यहाँ से दूसरी जगह चला गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये होल नंबर में ही होगा हमेशा मॉलिक्यूलरिटी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव प्लस होल नंबर या फ्रैक्शन में हो सकता है। चौथी चीज है, देखो जब हम डिटरमाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी किस पे डिपेंड होगी, स्लोवेस्ट स्टेप पे। जो अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कल, तो कॉम्प्लेक्स में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उस पे डिपेंड करती है।
अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो उसमें सीधा आपको प्लस करना है, जैसे आपने अभी प्लस किया था, जैसे मैंने कहा था 2A + B, तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, तो मॉलिक्युलरिटी 3 हो गई। अगर मैंने कहा A + B एलिमेंट्री रिएक्शन में है तो 1+ यानी 2, तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी, यानी सीधा कैलकुलेशन है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ओवरऑल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, ओवरऑल रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल पे। तो अब रिज्वाइन करो सेम आईडी पे फिर से।